नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। और आज हम बात करेंगे वायरल फ्लू एंड वायरल कोल्ड के बारे में। सब कुछ बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है, वायरल और बैक्टीरियल कोल्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, विक्स वेपर अब बच्चों को देना चाहिए या नहीं, और इसके प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। 5 साल से छोटे बच्चे, स्पेशली 2 साल से छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, हाई रिस्क होते हैं कोल्ड के लिए। मदर्स अक्सर ये कंप्लेन करती है बच्चे को हर 2 महीने में खांसी जुकाम हो जाता है, ये बढ़ेगा कैसे। बच्चे को बार बार खांसी जुकाम होता है, फिर वो खाना छोड़ देता है, वहाँ का वहीं आ जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है उसका बार बार बीमार होने का, अगर वो इन बिटवीन पीरियड सही है, उसकी एपेटाइट सही है, बाकी सब कुछ सही है, तो बच्चा रिकवर भी जल्दी कर रहा है, तो उसका बच्चा हेल्दी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे बच्चा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, डे बाय डे वो स्ट्रांग बनाता जाता है। और इसी के कारण 5 साल तक होते होते बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर वो इतने बीमार नहीं पड़ते जितने वो पहले पड़ते थे। पहले ये बात करते हैं कि वायरल फ्लू या वायरल कोल्ड के सिम्टम्स क्या होते हैं। वाटरी डिस्चार्ज, लो ग्रेड फीवर, हल्का सा बॉडी एक, ये मेन सिम्टम्स होते हैं। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, अगर उनकी नाक बंद हो जाती है या उनकी नाक में से पानी आता रहता है तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, और इसीलिए वो दूध पीते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर दूध पीते हैं फिर छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी नाक बंद होती है तो उन्हें फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है उनके, और वो भूखे रहेंगे इसलिए वो ठीक से सोएंगे भी नहीं, तो वो थोड़े से इरिटेबल भी रह सकते हैं। जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं वो जब सोते हैं तो उनकी बहती नाक पीछे की तरफ टिकल करता है, उनका जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो पीछे की तरफ टच करता है उनके पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे, तो उनको हल्की सी खांसी चलती है सोते वक्त। इसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, और ये भी एक सिम्टम होता है वायरल कोल्ड का। तो वाटरी डिस्चार्ज, रनी नोज, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, आंखों में से पानी आ सकता है, हल्का सा बुखार हो सकता है, और बच्चे थोड़े से इरिटेबल हो सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 5 से 7 दिन के लिए रहता है, और इसमें किसी भी तरीके के एंटीबायोटिक्स को देने का कोई रोल नहीं होता है। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं कि वायरल और बैक्टीरियल कोल्ड में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है जो मैंने पहले भी बताई। वायरल कोल्ड में वाटरी डिस्चार्ज होता है, बैक्टीरियल में येलोइश और ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है। वायरल कोल्ड जो है वो यूजुअली 5 से 7 दिन या मैक्स टू मैक्स 10 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन अगर 10 से 14 दिन हो गए हैं जुकाम को, और वो बहुत ज़्यादा बच्चे की स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चे की एपेटाइट कम हो गई है, उसको तेज़ बुखार है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो वायरल कोल्ड और बैक्टीरियल कोल्ड में ये 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। पहले कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्चार्ज, इसमें वाटरी होता है, उसमें थिक म्यूकॉइड, ग्रेनिश येलोइश हो सकता है। और दूसरा, जो वायरल कोल्ड्स होते हैं उसका ड्यूरेशन कम होता है, और जो बैक्टीरियल कोल्ड्स होते हैं उसका ड्यूरेशन यूजुअली ज़्यादा होता है। बैक्टीरियल कोल्ड्स एंटीबायोटिक्स देते ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन वायरल कोल्ड्स में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। ब्लड टेस्ट करा के भी हम वायरल और बैक्टीरियल कोल्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। CBC जो टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होता है, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं या जो पस सेल्स होती हैं, जो पॉलीमॉर्फ्स भी जिनको हम बोलते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, या उनकी परसेंटेज जो होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है अगर वो बैक्टीरियल है तो। और अगर वायरल है तो उसमें लिम्फोसाइट्स भी बढ़ सकती हैं, या हो सकता है कि वो नॉर्मल भी रहे। तो बैक्टीरियल और वायरल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ना हाउ टू गेट रिड ऑफ वायरल कोल्ड्स एंड कफ्स। बहुत सारी मेडिसिन देना, या बहुत सारी एंटीहिस्टामिनिक्स देना, या बहुत सारे एंटी एलर्जिक मेडिसिन देना, जैसे कि सिनोरेस्ट है या फ्लू कोल्ड है या फिर विकोरिल है, दे मे नॉट हेल्प योर चाइल्ड मच, बट इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे आपके बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, दूध अच्छे से पी रहा है, सिर्फ रनी नोज है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू मे गो फॉर होम रेमेडीज। इवन यू मे नॉट नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर उसको कोई डेंजर साइंस नहीं है तो आप उसको, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप्स डाल सकते हो, रूम को ह्यूमिडिफाई कर सकते हो ताकि जो उसके नेजल सिक्रीशंस है वो ड्राई अप नहीं हो और नेजल पैसेज को ब्लॉक ना करें। इसके अलावा अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, वो थोड़ी सी स्टीम इनहेल कर सकता है, तो उसको थोड़ा सा दूर से आप स्टीम दे सकते हो, बहुत पास से स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है। उसको गर्म तरल पदार्थ दीजिए। गर्म तरल पदार्थ का मतलब गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म सूप, ये सब चीज़ें आप उसे दे सकती हैं ताकि उसका जो थ्रोट का इरिटेशन है वो कम हो। और 5 से 7 दिन में अगर उसकी बॉडी का हाइड्रेशन ठीक होगा तो वो जल्दी रिकवर करेगा। क्योंकि अगर बॉडी का हाइड्रेशन ठीक होता है तो कफ को घोलने की कैपेसिटी, कफ को घोल कर बाहर निकालने की जो कैपेसिटी होती है बच्चे की,
बॉडी की वो इम्प्रूव होती है और बच्चा जल्दी रिकवर करता है। वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनकी मदर्स को ये एडवाइस देते हैं हम कि वो और अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराए और फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड कराए, ताकि बार बार बच्चा सक करता है निगलता है, सक करता है निगलता है, तो जो उसका कफ है उसे भी वो स्वेलो करता है और वो जो है उसका थ्रोट क्लियर होता चला जाता है। सेकेंड चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग करने से एंटीबॉडीज़ भी बच्चे को मिलती हैं। मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वायरल कफ एंड कोल्ड की, वो बच्चे को मिलती है और वो एंटीबायोटिक्स का ही काम करती है और बच्चा जल्दी रिकवर करता है। थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, अगर उसको पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम है, जैसे कि वो जैसे ही सोया और उसको खांसी चलने लगी, तो उसके लिए आप उसका सिर जो है वो थोड़ा सा एलिवेट करके रख सकते हैं। थोड़ा सा आप उसका सिर एलिवेट करके रखेंगे तो उसका जो जुकाम है उसकी वजह से उसको खांसी नहीं चलेगी और वो साउंड स्लीप ले पाएगा। और अगर उसके सिम्टम्स को 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वो ठीक नहीं फील कर रहा है, मैं फिर कहती हूँ, अगर उसकी नाक में से बदबू वाला येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, उसको तेज़ बुखार है, 5-6 दिन ठीक होने के बाद उसको फिर से फीवर आ गया है जो पहले से ज़्यादा तेज़ है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे को कभी भी कफ सप्रेसेंट्स नहीं देने चाहिए। अपने इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने कभी भी छोटे बच्चों को कफ सप्रेसेंट्स नहीं एडवाइस किए। क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों के कफ को दबाएंगे, बच्चे तो वैसे ही खकार नहीं निकाल पाते। अगर हम उनके कफ को सप्रेस करेंगे, जैसे कुछ दवाइयाँ डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, नॉस्केपीन या फिर कोडीन, ऐसी कफ सिरप्स हम बच्चों को अगर देंगे, उनके कफ को दबाएंगे, तो उनका जो कफ है वो अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाएगा और उसमें और ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर वो और ज़्यादा सिक हो सकते हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को कफ सप्रेसेंट्स नहीं दिए जाते हैं, हमेशा उन्हें एक्सपेक्टोरेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि कफ जो है वो घुलकर बाहर निकले। तो ये सब था कोल्ड के ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं कि क्या विक्स वेपोरब बच्चों में लगानी चाहिए। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि विक्स लगाओ, कुछ कहते हैं कि विक्स मत लगाओ, लेकिन सही क्या है इसके बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और मेरी कंक्लूजन्स ये हैं कि 3 महीने से छोटे बच्चे को विक्स किसी भी फॉर्म में नहीं लगाना है। थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं, 6 महीने से बड़े या 1 साल से बड़े बच्चे जिनको नेजल ब्लॉकेज की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो उनको आप बहुत दूर से स्टीमर में हल्का सा विक्स डाल के सूंघा सकते हो। बहुत पास से तो बच्चे घबरा जाएंगे, बहुत दूर से आप उनको सूंघा सकते हो, उससे उनका थोड़ा सा जो कफ है वो मेल्ट हो जाएगा थ्रोट का। लेकिन ये एक परमानेंट क्योर नहीं है, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम देते हैं कि इससे एक पर्टिकुलर थोड़े से टाइम पीरियड के लिए बच्चे को नींद आ जाती है और बच्चे का जो कफ है वो मेल्ट हो जाता है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर घर में किसी को भी कपूर से एलर्जी है, क्योंकि विक्स जो है उसमें कैम्फर होता है, तो अगर किसी को भी कैम्फर से एलर्जी है, कपूर से एलर्जी है, तो आप विक्स को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको और ज़्यादा नेजल ब्लॉकेज हो सकता है और ज़्यादा एलर्जिक सिम्टम्स आ सकते हैं। तो विक्स इज़ नॉट फॉर एवरीवन, स्पेशली दोज हु आर एलर्जिक टू इट शुड अवॉइड यूजिंग विक्स। और एक ज़रूरी बात, विक्स को कभी भी नाक के अंदर मत यूज़ कीजिए, हमेशा उसे दूर से यूज़ कीजिए। बच्चों में कभी भी उनको डायरेक्टली आप नाक के यहाँ लगाएंगे तो वो अंदर एब्जॉर्ब होकर उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि कपूर जो है वो टॉक्सिक होता है। अब बात करते हैं कि हम वायरल कोल्ड्स एंड फ्लूज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट 4 स्टेप्स। 5 साल से छोटे बच्चों को फ्लू का वैक्सीनेशन करवाएं, हर साल लगता है फ्लू का वैक्सीन। रेनी सीजन में लगवाएं ताकि विंटर्स तक आते आते उसकी इम्यूनिटी आ जाए, और जो रीसेंट स्ट्रेन है वो आप लगवाएं, जो स्ट्रेन पूरे वर्ल्ड में जो है, जो नदर्न हेमिस्फीयर का अलग स्ट्रेन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर का अलग स्ट्रेन होता है। इसके बारे में मैंने अपने स्वाइन फ्लू के वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। तो स्वाइन फ्लू का वैक्सीन हर साल लगवाएं। अगर न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन आपने अभी तक अपने बच्चे का नहीं करवाया है तो वो ज़रूर करवाइए। ये अभी आज तक सभी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में फ्री में लग रहा है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन लगवाइए अपने बच्चे को अगर आपने नहीं लगवाया है अभी तक तो। तीसरी चीज़ है मास्क। ये एक इम्यूनाइजेशन है। मास्क जो है वो वायरल लोड को कम करता है, बैक्टीरियल लोड को इन्हेलेशन में हमारे जो हम सांस लेते हैं उसमें कम करता है, और वायरल लोड और बैक्टीरियल लोड अगर हमारे अगर हमारी सांस के उसमें कम जाएगा तो हम कम इन्फेक्ट होंगे, कम सीवियर होगा बीमारी और हम जल्दी से रिकवर कर जाएंगे। तो मास्क ज़रूर पहनिए और हाथ ज़रूर धोइए। बाहर से आए हैं हाथ धोइए। ये तो सबको पता है कि बाहर से आना है तो हाथ धोना है, खाने से पहले हाथ धोना है। ये हैबिट्स बच्चों में भी डालिए ताकि जो बच्चे हैं
वो हमेशा स्वस्थ रहें। और अगर बच्चा बार बार वायरल इन्फेक्शन को पकड़ रहा है तो भी आप चिंता मत कीजिए, वो अपनी इम्यूनिटी से उसको ठीक होने दीजिए। बार बार एंटीबायोटिक्स देके उसकी इम्यूनिटी को ख़राब मत कीजिए। और अगर कोई भी डेंजर साइंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं वो अगर आपको अपने बच्चे में दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।